नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस सीरीज के तहत केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज अगर आप समझते हैं तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इस पूरे केमिस्ट्री को 9 अध्याय में बांट चुके हैं और 9 अध्याय में जो 8 अध्याय है उससे संबंधित सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज इस सीरीज का अंतिम चैप्टर का ये वीडियो है जो कि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसका 2 या 3 पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे और इस तरह से हम लोग का जो रसायन शास्त्र का मुख्य जो अध्याय था वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी एक सीरीज चला रहे हैं, उसे भी आप वहां पे भी जाके जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। और साथ ही आप लोगों को ये जान ही गए होंगे या बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी को फोकस करके यहाँ पे ये नोट्स बनाया गया है और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी ध्यान में रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए आज का यहाँ पे जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। अगर आप लोग शुरुआत से हमारे वीडियो को यहाँ पे देख रहे होंगे तो पता होगा दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तत्वों और तत्वों का वर्गीकरण और इस तरह से 118 तत्व है, उसमें से एक तत्व है कार्बन। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिलता है तो बनता है क्या, यौगिक। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 के रेशियो में मिला है तो ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1:1 में मिला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। मतलब अनुपात जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। ये चीज हम लोग दूसरा चैप्टर में समझ चुके थे। तो कार्बन और उससे संबंधित जो यौगिक है उसी के बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। अब सबसे बड़ी बात ये होता है कि यहाँ पे कार्बन जो है वो क्यों हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है या इतना लंबा जो चैप्टर होने का कारण क्या है। 118 तत्व है, 118 तत्व में 117 तत्व जो होते हैं वो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया अलग से, लेकिन 118वां तत्व एक तरह से कहें जिसका एटॉमिक नंबर 6 है उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आस पास में आप देखें तो कार्बन का मात्रा अगर कहा जाता है, अगर हम खनिज के रूप में देखें भूपर पट्टी में तो मात्र 0.2% है। वायुमंडल में अगर हम इसका मात्रा देखें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। तब भी क्यों इसको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखें अपने आसपास कोई भी चीज आप देखें, जैसे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, वसा देखते हैं, विटामिन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पता होगा ग्लूकोज से बनता है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से बनता है, उसी तरह से वसा फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बनता है। कपड़ा हो गया, कागज हो गया, चमड़ा, साबुन, रंग, प्लास्टिक, जो भी बच्चे के खिलौने देख रहे हैं, चाहे आप शराब देख रहे हैं जो कि इथेनॉल के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इस तरह के कोयला देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब सारा चीज अपने आसपास आप नजर दौड़ाइए, सब चीज में आपको लगभग कार्बन देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे से लेके जानवर से लेके हम जैसे जो मनुष्य हैं उसमें भी कार्बन का मात्रा आपको देखने को मिलता है। तो कहा जाता है, बहुत सारे किताब में लिखा जाता है कि 10 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे आपको कार्बन से संबंधित पदार्थ देखने को मिल जाएंगे, यानी 1 करोड़ आपको पदार्थ है जिसमें कार्बन का कुछ ना कुछ अंश देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कार्बन से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो चूंकि हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं और सारा टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो आप लोग अंतिम तक देखिए, आप लोगों को बहुत सारा जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या कारण है कि इसमें करोड़ों यहाँ पे पदार्थ या करोड़ों पदार्थ आपको यौगिक देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहला इसका अगर हम देखें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6 और ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन करे तो 2 और 4 होता है, यानी बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करता है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन तक है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या करता है, लेता है किसी से। ये सारा चीज हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तब अब यहाँ पे अगर कार्बन का बात किया जाए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन सामान्यतः किसी को देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ताकि उसका बाहरी सेल में कितना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे इसका एक विशेष गुण पाया जाता है कार्बन का। हम लोग पढ़े थे सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। ये सब सारा चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अगर इस टॉपिक को, अगर ये जो टर्म है इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पिछला चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो सहसंयोजी आबंध में हम लोग देख रहे थे
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन भी साझेदारी करता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसीलिए कोई भी तत्व जो कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसके साथ भी ये ऐड हो जाता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है उसको भी ये अपने साथ मिला लेता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है उसको भी अपने साथ ये मिला लेता है, और इस तरह से उसके साथ मिलके एक यौगिक का निर्माण कर लेता है। और यही कारण है कि इसका इतना ज़्यादा पदार्थ देखने को मिलता है, 1 करोड़ या 10 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे इसके कार्बन से संबंधित पदार्थ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो यही रीजन है अधिकांश पदार्थों में कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। तो ये इसका एक कैरेक्टर हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग दूसरा चीज अगर देखें, जो अगला टॉपिक इससे संबंधित अगर हम देखें तो कार्बन के अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप या ऑल्ट्रोप्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो ऑल्ट्रोप्स होता है, या एक तरह से कहिए कि कार्बन का अपर रूप, यहाँ पे अगर आपको कहा जाए तो एनसीईआरटी या क्लास 10 का स्क्रीनशॉट है। अपर रूप मतलब क्या होता है कि भौतिक गुण जो होता है वो विविध पाया जाता है, मतलब जो कि आपका देखने में जो हो वो क्या हो, अलग रूप रंग। भौतिक गुण हम किसको कहते हैं, जो देखने में सामान्यता, जो भौतिक जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या हो, विविध हो, यानी कि अलग अलग रूप में आपको दिखे। लेकिन रासायनिक गुण जो होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ दहन कर दीजिएगा तो जो हीरा में आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा, वही हीरा में देखने को मिलेगा, वही फ्लोरीन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भौतिक रूप में देखिएगा, ग्रेफाइट जिसका पेंसिल में प्रयोग होता है वो अलग दिखता है, हीरा अलग दिखता है और फ्लोरीन जो होता है वो अलग दिखता है। तो इसी को हम लोग कार्बन का अपर रूप के तौर पे जानते हैं, जिसमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। एक ग्रेफाइट हो गया, एक हीरा हो गया और एक कार्बन 16 जिसको सिंपली हम लोग फ्लोरीन के नाम से ही जानते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपर रूप है, तो ये आपका 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो ये तीनों का तीनों जो है वो सहसंयोजी आबंध के साथ ही जुटा हुआ है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और इसीलिए इसमें जो है थोड़ा सा इसका भौतिक गुण जो होता है वो अलग हो जाता है। अगर ग्रेफाइट में अगर हम देखें तो ये दिख रहा होगा, ये षटकोणीय यहाँ पे एंगल बना रहा है और इस तरह से आकृति यहाँ पे बन रहा है, जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ग्रेफाइट होता है प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पे, एक ही तल हो गया, उसमें षटकोणीय व्यू मिलता है और इस तरह से ये इस तरह का संरचना बनाता है। दूसरा अगर हम हीरा का अगर देखें तो ये 3D आकार का यहाँ पे 3 डायमेंशनल यहाँ पे जुटा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो चारों का, एक कार्बन के 4 आबंध होते हैं, देखिए 4 यहाँ पे हम लोग देखे तो जो 4 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये बॉन्ड बनाता है। तो ये चारों आबंध जो होते हैं अन्य परमाणु के साथ आबंधित होते हैं और दृढ़ होते हैं, ये काफी कठोर होते हैं और इसीलिए कहा जाता है हीरा जो है पदार्थ में अभी तक जो है वो कठोरतम पदार्थ में माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफीन वगैरह भी आ गया है, लेकिन फिलहाल आपको किताब में अगर पूछा जाए या अगर उस तरह के एग्जाम्पल 4 ऑप्शन में ना रहा जाए तो अधिकतर अभी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा सबसे कठोरतम पदार्थ में हीरा को ही माना जाता है। और इस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन है जो कि फुटबॉल की आकृति के अनुसार यहाँ पे ये सजा हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बन के अपर रूप के एग्जाम्पल ग्रेफाइट, हीरे और फ्लोरीन होते हैं दोनों। और उसके बाद अगर कहा जाए अपर रूप क्या होता है, तो अपर रूप वो होता है जिसमें भौतिक गुण विविध होते हैं लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और इस तरह से ये सारा चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे हीरा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, सबसे कठोरतम है। साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि ये आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अगर लाइट चैप्टर हम लोग कभी देखेंगे तो वहां पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका काफी ज्यादा होता है, 2.4 होता है। इसलिए लाइट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए ये चमकीला देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये आपको छोटा सा टॉपिक था कार्बन के अपर रूप। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, कार्बन यौगिक का वर्गीकरण। कोई भी चीज का संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पढ़ने की सुविधा से हम लोग उसको वर्गीकरण कर देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग साइंस को 3 कैटेगरी में पढ़ के देख के 3 कैटेगरी में हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अगर करोड़ यहाँ पे कार्बन से संबंधित पदार्थ देखने को मिल रहे हैं, तो उसको पढ़ने की सुविधा से 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और दूसरे कैटेगरी को बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से बने हुए जो पदार्थ है, तो उसको फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में उसको हम लोग रख सकते हैं।
हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको फिर से दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एक को असंतृप्त कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब एक एक करके हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला समझते हैं हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड, उसके बाद अनसैचुरेटेड को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और इसीलिए लाखों की संख्या में आपको कार्बन के पदार्थ देखने को मिल जाते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। ये जो है लास्ट का स्पेलिंग याद रखिएगा, ANE। उसके बाद अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है तो अल्कीन कहते हैं ENE, और अल्काइन हो जाएगा YNE। केवल यहाँ पे A, E और Y का अंतर हो रहा है, और इस तरह से ये दोनों को असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड माना जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको सैचुरेटेड माना जाता है। रीजन क्या होता है, देखिए असंतृप्त, असंतृप्त मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको और चाहिए। तृप्त हम बोलते हैं, जैसे एक बोलता है कि तृप्त हो गया, यानी कि अब उसको कोई भी इच्छा नहीं है। यानी सिंगल बॉन्ड है तो ये कभी टूटेगा नहीं। लेकिन डबल बॉन्ड क्या होता है कि ये इस बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन, या अगर सिंगल बॉन्ड में कोई जुट रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है तो उसको वो अटैच कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पे दो दो बॉन्ड यहाँ पे तोड़ सकते हैं और ये हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यानी कि ये असंतृप्त है, यानी कोई चीज इसको और आवश्यक अगर कोई चीज मिले तो वो चीज उसको ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो अल्केन होता है वो कभी भी अपना जो बॉन्ड है वो कभी भी टूटता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तोड़ने का यहाँ पे कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। इसीलिए आपको बस याद रखना है कि अनसैचुरेटेड कौन सा बॉन्ड वाला होता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि वो अपना एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला दो बॉन्ड तोड़ के आपका हाइड्रोजन को या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो उसे अटैच हो सकता है। तो इस तरह से अल्कीन और अल्काइन आपको नाम में याद रखना है। अब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में भी, आपको MCQ में देखने को मिलेगा कि इसका जो नाम होता है वो दो तरह का नाम होता है। एक जो होता है वो साधारण नाम कहते हैं, जो कि अलग अलग देश में अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का होता है, और एक जो होता है IUPAC के द्वारा आपका दिया गया नाम है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तौर पे जानते हैं। और ये जो नाम है पूरे विश्व में एक ही प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोई भी चीज अगर विश्व के लेवल पे रहे तो उसका एक ही नाम हो, तो उसको पढ़ने में या एक्सचेंज करने में, कोई जैसे कि आप बाहर पढ़ने जाते हैं या बहुत सारा चीज आपका यहाँ पे होता है जो कि एक देश से दूसरे देश लिंक होते हैं, तो उस सब में हमको एक ऐसा कॉमन नाम होना जरूरी होता है जो कि सभी देश में एक ही नाम हो, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड, जो कि अल्कीन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एल्क प्लस एन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एल्केन बना। अब यहाँ पे दूसरा चीज आपको सबसे जो मेन आपको देखना है वो इसका सूत्र होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो कार्बन अगर यहाँ पे n है तो हाइड्रोजन 2n+2 होगा। इसको सिंपली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तभी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है मीथेन, अगर यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे कार्बन को हम n और हाइड्रोजन है 2n+2। अब यहाँ पे मीथेन का अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए C, मीथेन के कार्बन कितना है 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 × 1+2, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 और H क्या हो जाएगा 4। तो ये सामान्य सूत्र, आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हेक्सेन ले लीजिए, तो हेक्सेन में आपका कार्बन का केवल आपको पता होना चाहिए कि हेक्सेन जो होता है उसमें कार्बन कितने होते हैं 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप निकल जाएगा कि 6 हो गया, तो 6 × 2 करेंगे और उसके बाद यहाँ 6 × 2 करेंगे और यहाँ पे +2 कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हो गया n हो गया, ये भी n हो गया, और इस तरह से C6 हो जाएगा, S12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C6H14 हो गया। तो आप कोई भी सामान्य सूत्र अगर आपको पता होगा तो किसी का भी सूत्र आप निकाल सकते हैं। सामान्य ऐसा क्योंकि 10 क्लास में डेकेन तक आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, इसलिए डेकेन तक का फॉर्मूला कभी कभी पूछता है कि सूत्र दे देगा और पूछेगा नाम, या नाम दे देगा सिंपली ब्यूटेन दे देगा और पूछेगा 4 ऑप्शन में कौन सा ब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो ब्यूटेन में केवल आपको जानना है कि कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 कर देना, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप डेकेन तक यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी अगर किताब होगा तो वहां पे भी दिया होगा। एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं कि 1 से 10 तक क्या होगा। पहला होगा मीथेन होगा, दूसरा इथेन होगा, तीसरा को हम लोग प्रोपेन कहते हैं, चौथा ब्यूटेन होता है,
5वां पेंटेन होता है, 6ठा हेक्सेन होता है, 7वां हेप्टेन होगा, 8वां ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा और लास्ट में 10वां डेकेन होगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको डेकेन तक यहाँ पे देखने को मिलता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि C कार्बन में जितना भी यहाँ पे N रहेगा उसको क्या कर देना, हाइड्रोजन 2 से यहाँ पे गुना कर देना और 2 ऐड कर देना है। तो ये जो हो जाएगा एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अनसैचुरेटेड कार्बन की ओर पढ़े तो हम लोग देखे थे 2 तरह का होता है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। तो पहले एल्कीन हम लोग देख लेते हैं और यहाँ बस अंतर ये है कि इससे पहले वाला में A था और अब जो यहाँ पे है वो E है। तो इस तरह से एल्कीन बन गया। अब यहाँ पे सामान्य सूत्र को देखेंगे तो वहां पे 2 प्लस, यहाँ पे +2 था लेकिन यहाँ पे +2 नहीं है, यानी कि 2 कार्बन यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। बस इतना याद रखना है। आगे वाला में -2 हो जाएगा तो 2 कार्बन कम होते जाता है। अब इसका नामकरण अगर हम यहाँ पे देखें तो देखने को मिलता है यहाँ पे इथिलीन या IUPAC नाम अगर हम यहाँ पे करें तो इथीन कहते हैं। अगर कार्बन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा और कार्बन 4 है तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ मेथीन क्यों नहीं बना? मेथीन क्योंकि यहाँ पे अगर सामान्य सूत्र रखे CN और 2N यहाँ पे रखे तो कार्बन 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2N 2 हो जाएगा। और इस तरह का संभव ही नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड कार्बन के यहाँ पे बनाएंगे या हाइड्रोजन के साथ, संभव ही नहीं है कि यहाँ पे 2 ही कार्बन, चलिए यहाँ पे अति कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख देते हैं तो 2 कार्बन का यहाँ पे जो बॉन्ड है अभी भी क्या है, बचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे आपका मेथीन नहीं बनता है। तो आपको पूछा जाएगा मेथीन प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ के उसका जो संयोजकता है, एक तरह से कहिए कि ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मीथेन नहीं बनता है। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, ईथीन। अब यहाँ पे कार्बन देखिए कितना होता है, 2, तो हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच कर दिए और उसके बाद यहाँ पे आपका एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए और इस तरह से यहाँ पे आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इसका अगर वैलेंसी चेक कीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शेयर किए हैं, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे किए हैं। तो इस तरह से इसका जो है संयोजकता पूरा हो जाता है और ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है कार्बन और इस तरह से ये प्रोडक्ट बना लेता है इथीन। इसी तरह से प्रोटीन बनाता है, इसी तरह से आपका ब्यूटीन बनाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 ब्यूटीन लिखा हुआ है। रीजन ये है कि आप यहाँ पे एक नियम होता है कि कभी भी डबल बॉन्ड कहाँ है ये चीज जानना होता है। तो देखिए यहाँ पे आप काउंटिंग कीजिएगा, इधर से तो 1 होगा, इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि छोटा नंबर होना चाहिए और जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उसको काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 इधर से काउंट करना नहीं है, 1 2 3 काउंट करना नहीं है। जहां से डबल बॉन्ड आपका शुरुआत हो या जिधर से नजदीक हो काउंटिंग वहां से ही करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे भी दिया गया, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन आपका करके देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा चीज अगर यहाँ पे देखें कि 2 ब्यूटीन यहाँ पे करके देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड अगर बीच में है तो काउंट करते हैं तो 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, अगर 4। इस साइड से भी अगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 और 4। तो छोटा नंबर क्या है आपका 2। इधर से भी अगर देखते हैं तो 2, इसीलिए यहाँ पे 2 ब्यूटिलिन ये साधारण नाम है और ये IUPAC नाम है 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट में भी नाम यहाँ पे सही और गलत करके दिया है कि जब भी हमको कभी भी काउंटिंग करना हो तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो रहा है उधर से ही काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ पे गलत नाम यहाँ पे लिखा है 3 पेंटीन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे है और इस साइड से नजदीक होगा ना कि इस साइड से। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और इसके बाद 4 है और 5 है, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस साइड से काउंटिंग करें तो 1 2 यानी कि नजदीक में कौन हो गया, 2। तो इस तरह से इसका सही नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। और इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिधर से नजदीक होता है, जो छोटा नंबर होता है, उसको ही हमको यहाँ पे काउंट करना होता है। चलिए अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा रूप देख लेते हैं एल्काइन का। यहाँ पे देखिए पहला वाला में A था, उसके बाद E था, अब लास्ट में Y आ जा रहा है और इस तरह से सामान्य सूत्र में वहां पे 2n+2 था, फिर 2n था, अब यहाँ पे क्या हो गया 2n-2। तो दो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो घटते जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसका नाम अगर देखा जाए तो इथाइन हो जा रहा है
तो यहाँ लास्ट में YN या आइन आप जोड़ देते हैं तो इथेन से क्या हो गया, इथाइन हो गया। अब फिर से वही बात है, अगर यहाँ पे मिथ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर कार्बन 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। 4 हो जाएगा तो ब्यूटाइन, और यहाँ पे 1 ब्यूटाइन भी होगा और 2 ब्यूटाइन जो होगा वहां पे भी देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन फिर वही जो डबल बॉन्ड में नियम लागू हुआ वो ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। यहाँ पे 1 काउंट करेंगे और यहाँ पे आप किधर से भी काउंट कीजिए तो आपका जो है कार्बन दूसरा नंबर में ही आएगा, और इस तरह से यहाँ पे आपका इसका जो होगा 2 ब्यूटाइन ही होगा। इस तरह से अगर आप पेंटाइन में चले जाइएगा तो वहां पे आपको काउंट करना होगा जिधर से नजदीक है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो आप लोग ध्यान में देख रहे होंगे, दे रहे होंगे इस फिगर में कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस फिगर में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट सीक्वेंस में ये घूम रहा है, चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमको, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको पाया जाता है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और इस तरह का एक कंपाउंड होता है C6H6 जिसको बेंजीन भी कहते हैं। आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे, इसको माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। बेंजीन बहुत सारे चीज में आपको देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक में देखने को मिलेगा, पेंट में देखने को मिलेगा, जो मेडिकल सामान होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, जैसे DDT हो गया जिसको कीटाणु को मारने के लिए यहाँ पे छिड़काव किया जाता है, वो सारा चीज में आपको बेंजीन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये बेंजीन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में ये क्या होते हैं, राउंड होते रहते हैं। तो इसी को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो है वो बेंजीन, और माइकल फैराडे इसको खोजे थे। अब कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण हम लोग जो कर रहे थे उसमें हम लोग देखे थे हाइड्रोकार्बन और दूसरा देखे थे क्रियाशील मूलक। हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग क्या देखे, सबसे पहले देखे सैचुरेटेड, उसके बाद अनसैचुरेटेड देखे। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो क्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले थोड़ा सा हम लोगों को जानना चाहिए। तो फंक्शनल नाम में ही फंक्शनल है, यानी कि उससे पहले कोई भी ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो वो ग्रुप का जो गुण होगा वो इस जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे मीथेन कहें, CH4 क्या अभी हम लोग देखे थे, मीथेन होता है। अगर इसमें से हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। अब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH जो कि अल्कोहल है उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और इस तरह से एक नया कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे OH इस तरह से हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे हटाया और इसके जगह में हम OH को क्या कर दिए, अटैच कर दिए। तो इसका जो गुण है, ये मीथेन एक तरह का क्या था, गैस था, लेकिन ये जो हो गया एक तरह का क्या हो गया, अल्कोहल। और ये मिथेनॉल का क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक मिथेनॉल है। और इसी तरह से आपका और भी हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि आपका इथेन हम लोग देखे थे, यहाँ पे C2। अब इसको क्या करना है, इथेन में याद कीजिए क्या करना होता था, 2 से गुना करना पड़ता था और 2 जोड़ना, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना होता था, 6। और इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता था। और इस तरह से यहाँ पे भी आप एक हाइड्रोजन को अगर हटा के वहां पे OH समूह को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता उसको हटा के यहाँ पे हम क्या डाल दिए, एक OH फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिए थे। ये जो इथेन था, गैस था, ये क्या बन गया, एक इथेनॉल बन गया, ये इथानॉल बन गया। और इस तरह से इसका शराब के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक कहाँ गैस था, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप OH जुटा और उसका पूरा फंक्शन को ही क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ताकि है ना ये पता चले कि कौन सा समूह उसमें जुटा है और कौन सा फंक्शन उसमें आ जा रहा है, अटैच हो रहा है। जैसे अल्कोहल में अल्कोहल का फंक्शन आ जाएगा, ईथर अगर अटैच हो जाएगा तो ईथर का फंक्शन आ जाएगा, एल्डिहाइड में या कीटोन होता है तो उसका फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली MCQ में पूछा जाता है कि निम्नलिखित जो पदार्थ है उसमें कौन सा समूह जुटा हुआ है, और 4 ऑप्शन दे देगा, कहीं पे अल्कोहल का दे देगा 4 और बाकी जो दे देगा उसमें कीटोन वगैरह, या 3 अलग आपका क्रियाशील या फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अगर OH जुटा हुआ है तो यहाँ पे अल्कोहल होगा, अगर O है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे छुटा हुआ है, R है यहाँ पे हो जाएगा, तो R जो होता है वो सामान्यतः
R को हम लोग मानते हैं एल्कील मान सकते हैं, एल्क प्लस वाई एल, इसको एल्कील के तौर पे हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। एल्कील हम लोग किसको कहते हैं, कोई भी आपका एल्केन हो, एल्काइन हो या एल्कीन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे ये था मीथेन है, ये क्या है मीथेन। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया एल्किल। जैसे कि एल्किल में अब यहाँ ये क्या था मीथेन, तो ये जो हो जाएगा वो मेथिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेथिल ग्रुप हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा। तो बस आप समझिए कि एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो यहाँ पे ना तो ANE होता है, ना तो ENE होता है, ना तो YNE होता है, उसके जगह में क्या होता है केवल YL। बस इतना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसी को R से यहाँ पे समझाया गया। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है एल्किल ग्रुप। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे ईथर समूह है तो यहाँ पे आपका O रहेगा और दोनों तरफ आपका एल्किल समूह जुटा हुआ रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अगर समूह है तो ये दो कंडीशन है। यहाँ पे एक बार अगर हाइड्रोजन जुड़ता है और दूसरा यहाँ पे अगर यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। अगर दोनों में R है तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटोनी ग्रुप। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड में होता है और दूसरा ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से एस्टर ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अंतर बस इतना है, यहाँ हाइड्रोजन था कार्बोक्सिलिक एसिड में और यहाँ पे जो है वो एल्किल समूह है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। एमिनो में क्या है NH2 है और इस तरह से एमीन ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और क्लोरो ब्रोमो जिसको एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग इसको जानते हैं। तो इस तरह से ये है, इसको आप फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आपके पास जो भी बुक होगा उसमें आप देखिए, ये आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग इससे संबंधित जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, पदार्थ बन रहा है, उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला यहाँ पे पदार्थ जो बनता है वो अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल में आपको क्या करना है, R समूह जो कि अभी एल्किल समूह हम लोग बोल रहे थे उसमें हाइड्रोजन को हटाना है और OH को यहाँ पे जोड़ देना है और लास्ट में उसका नाम में एल्केन में आपको क्या जोड़ देना है ऑल। तो इस तरह से यहाँ पे बन गया क्या मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। और इस तरह से यहाँ देखिए CH3, देखिए मीथेन था CH4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया गया और OH को यहाँ पे जोड़ा गया। उसी तरह यहाँ पे भी OH जोड़ा गया, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। और कार्बन का संख्या आप देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कार्बन अगर 4 है तो ब्यूटेनॉल, यहाँ पे 3 है कार्बन तो यहाँ पे प्रोपेनॉल, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे इथेनॉल। और इस तरह से आप कोई भी नाम आप अगर देगा, जैसे डेकेनॉल देगा तो डेकेनॉल का भी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, क्योंकि डेकेनॉल जैसे है डेकिन, तो डेकिन मतलब कितना होता है 10। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अगर इसका हम दुगुना यहाँ पे अगर हम करें तो दुगुना कितना होगा 10 दूनी 20 और 20 और 2 क्या हो जाएगा 22। फॉर्मूला आपको याद होगा CnH2n+2 और यही चीज में हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे 21 कर देते हैं और OH कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा डेकेनॉल। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप को वहाँ अटैच करके उसका नाम को जान सकते हैं। एक फार्मूला के तहत IUPAC में जो दिया गया है उसके तहत यहाँ पे निकालते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्यूटेनॉल करके और भी थोड़ा बहुत दिया है, 1-2 वाला सीक्वेंसिंग दिया है जो कि आपको अभी हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताए थे, उसी से यहाँ पे आपको समझना है। देखिए यहाँ पे अगर OH समूह यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ दूसरा कार्बन में जुटा हुआ है तो आपको ये सही नाम है, लेकिन अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो ये तीसरा कार्बन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप जुटा होता है वो हम लोग नजदीक की ओर या सबसे छोटा नंबर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे छोटा नंबर आ रहा है। तो हमेशा छोटा नंबर या जिधर से नजदीक हो उधर से ही काउंटिंग किया जाता है। इसीलिए ये 3 ब्यूटेनॉल नहीं होगा बल्कि क्या होगा 2 ब्यूटेनॉल। और ये सब जगह अप्लाई होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो रहा है तो वहां पे, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। अब ईथर है, ईथर देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो होगा वो एल्किल समूह जुटा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका देखिए मीथेन CH4 से बना था, CH4 से एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया तो ये क्या बन गया आपका मेथिल ग्रुप बन गया। और ये जो बन गया वो CH, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या होगा ईथेन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिर निकल गया तो ये क्या हो गया आपका मेथिल हो गया। और इस तरह से सॉरी एथिल हो गया और इस तरह से यहाँ पे इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। एथिल चूंकि ये बड़ा जो समूह था इसको हम लोग पहले नाम रखते हैं इसलिए इसका नाम हो गया एथिल, फिर ये क्या हो गया मेथिल और उसके बाद चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ईथर का, तो इस तरह से ईथर। यहाँ देखिए डाई, यहाँ पे 2 मेथिल समूह है इसलिए यहाँ पे डाई जोड़ दिया गया, डाई मेथिल ईथर। और इस तरह से यहाँ पे ईथर का हम लोग यहाँ पे नाम यहाँ पे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर आगे हम लोग देखें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में देखिए क्या होता है
कि एक कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुटा होता है और यहाँ पे एक एल्किल समूह जुटा होगा। तो देखिए यहाँ पे CHO करके यहाँ पे जुटा हुआ है और यहाँ पे देखिए मेथेन प्लस अल, यहाँ पे मेथिल देखने को आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। और इस तरह से यहाँ पे आपका एथेन में अगर अल जोड़ दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथेनल। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ईस्टर वाला में केवल ईथर वाला में केवल लास्ट में ईथर जोड़ना था और एल्डिहाइड में आपका अल जोड़ना है। तो देखिए ऑल, अल और ईथर ये सब आपका कभी कभी पूछे जाएगा, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब अगला समूह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ देखने को मिलता है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CN2N+CHO, ये आपका CHO लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये सामान्य सूत्र है। बस यहाँ पे देखिए क्या था, CN2N+2 था, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये क्या हो गया, 2N+। तो आप अगर कोई चीज़ को समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बस एक फार्मूला याद रखिएगा, ये CnH2n+2, उसके बाद एल्किल जो R समूह हम लोग बोलते हैं उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिया, एक सूत्र बना दिया, एक फार्मूला बना दिया, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, COOH और लास्ट में यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है जिसमें एल्किल समूह जुटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे नाम अगर यहाँ पे कहें तो एल्केन के साथ क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा या ओइक अम्ल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे कि मीथेन में हो जाएगा मीथेनोइक अम्ल, इथेन में हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, जैसे मीथेनोइक अम्ल का हम लिख देते हैं HCOOH, यहाँ पे क्या कार्बन है, एक कार्बन है। और इस तरह से लास्ट में अगर आप देखिए COOH होता है और इसीलिए यहाँ पे इसका जो नाम हो गया यहाँ पे मीथेनोइक अम्ल। इसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं जो कि चीटी में मिलता है। तो ये चीज आपको पूछा जाता है, कहीं फॉर्मिक एसिड लिखा होता है, कहीं मीथेनोइक एसिड। इसी तरह से आपका इथेनोइक में क्या हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पे लास्ट में कार्बन का संख्या बढ़ा देना है, COOH यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे एक R समूह जोड़ देना है। R समूह में यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो गया और इस तरह से यहाँ पे टोटल जो इसका नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और इस तरह से यहाँ पे इसका भी हम लोग क्या कर लिए, नामकरण जान लिए। अब हम लोग आगे यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। काउंटिंग वाला बात वही हमेशा याद रखना है कि काउंटिंग आपको वहां से ही करना है जिधर से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है और नज़दीक या छोटा नंबर जहाँ पे भी आपको मिलता है वहां से ही आपको काउंटिंग करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र, तो वही चीज है आपका CN, यहाँ 2N+1 है और इसका फंक्शनल ग्रुप को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, COOH हो जाएगा। तो चलिए ये चीजें हम लोग देख लिया। और लास्ट में हम लोग देखते हैं आप कीटोन यहाँ पे समूह जो है उसको भी देख लेते हैं, कीटोन समूह के बारे में। तो कीटोन में यहाँ पे अगर नाम देखें तो एल्क प्लस ओन यहाँ पे आपको जोड़ना होता है, यानी कि कीटोन में क्या जोड़ना है, ओन आपको जोड़ना है। और यहाँ पे अगर आप कीटोन अगर आप देख पा रहे होंगे तो कीटोन जो है यहाँ पे देखिए C जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा हुआ है और एल्किल समूह यहाँ पे जुटा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ CH3 और यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे जुटा हुआ है। इसको हम लोग दो प्रोपेनॉन के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि आपका एल्केन में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते थे, प्रोपेन करते थे। इस तरह से प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। और इस तरह से यहाँ पे क्यों प्रोपेन था, तो एक यहाँ पे कार्बन ही है और एक कार्बन यहाँ पे है, और इस तरह से यहाँ पे और एक कार्बन सॉरी यहाँ पे आपका छूट गया, यहाँ पे कार्बन यहाँ CO करके, तो यहाँ पे एक तीसरा कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के नाम हो गया यहाँ पे प्रोपेनॉन। इसी तरह से 4 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। और इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे जान सकते हैं। फिर यहाँ पे पेंटेनोन करके यहाँ पे 3 पेंटेनोन करके यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे लास्ट में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ 4 पेंटेनोन और यहाँ पे 2 पेंटेनोन यहाँ पे लिखा है, तो 2 वाला को सही माना है, 4 वाला को गलत माना है। रीजन फिर वही बात है कि जहाँ पे भी वो अटैच है वो जो होना चाहिए वो नजदीक होना चाहिए, और इधर से काउंटिंग करके डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए नजदीक हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका दूर हो रहा है, चौथा कार्बन में आ रहा है, तो ये नाम गलत हो गया। चलिए आगे और हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक छोटा सा है हैलाइड ग्रुप, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, क्लोरो या ब्रोमो आपको नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे इथेन था तो यहाँ पे आपका क्लोरीन जुटा हुआ था, तो क्या हो गया, क्लोरो इथेन हो गया।
और इस तरह से हम लोग क्लोरोइथेन देख लिए। समावी को थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो समावी या आइसोमर मतलब क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल, ये चीज C2H6O ही है। यहाँ पे भी अगर डाई मेथिल ईथर जो है वो भी अगर कार्बन का देखिएगा तो C2H6O, इतना ही आपका अणुसूत्र है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब भी अणुसूत्र समान हो, स्ट्रक्चर जो संरचना है वो अगर भिन्न हो, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म में अगर आप देखिएगा तो हम लोग देखिए भौतिक गुणधर्म के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास किए, या उसके नोमेनक्लेचर के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। तो चलिए अब थोड़ा सा रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो अगर आप उसको दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपको हमेशा ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश भी मिलता है। उसी तरह से मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बनाइए जलाइएगा तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से एथेनॉल, शराब को भी जलाया जाता है, देखे होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश इसमें भी आपको क्या होगा, मिलेगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए। अब हम लोग देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी काला ज्वाला यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन असंतृप्त अगर जलेगा तो काली और पीली ज्वाला हो यहाँ पे निकलेगी। इसका रीजन क्या है, कभी कभी अगर संतृप्त ही रहता है और वायु का कमी या आपूर्ति क्या हो जाए, सीमित कर दिया जाए, तो उसमें भी काला हो जाता है। रीजन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कजली ज्वाला यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे जब हम हवा को सीमित कर देंगे तब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है तो वो इस तरह का जो ज्वाला है, पीला ज्वाला यहाँ पे निकल पाता है। और अगर ऑक्सीजन समृद्ध यहाँ पे मिल रहा है और अगर वो संतृप्त है तो किस तरह का ज्वाला देगा, नीली ज्वाला। तो आपको पूछिएगा जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो किस तरह का ज्वाला निकलते हैं, तो यहाँ पे पीली ज्वाला। संतृप्त में भी आपका काला पीली ज्वाला यहाँ पे निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा को अगर कम कर देंगे तभी, अगर ऑक्सीजन का मात्रा पर्याप्त है तो ये नीली ज्वाला के तौर पे निकलेगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वही चीज के बारे में दिया गया है और यहाँ पे उस तरह से कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं। देखिए कोई जैसे लकड़ी आप जलाइएगा तो लकड़ी जलाइएगा तो वो क्या होगा, इस तरह से ज्वाला, लेकिन कोयला आप अगर देखिएगा तो इस तरह से ज्वाला कम होता है, नहीं देता है और आपको केवल हीट देता है। इस तरह से ताप यहाँ से क्या होगा, मिलेगा आपको। यहाँ पे इसका कलर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे ज्वाला जो है वो दिखता नहीं। इसका रीजन क्या है कि गैसीय पदार्थ होते हैं वो जलते हैं। जैसे लकड़ी को आप जलाइएगा तो गैसीय, जैसे हीटर देखिए, हीटर क्या होता है कि जलता है या ऊष्मा देता है, लेकिन वो जलता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, उस तरह का जलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसमें वाष्पीकृत पदार्थ नहीं है। और लकड़ी होते हैं या आपका पेपर होते हैं या कोई भी चीज होता है जो कि इस तरह का ज्वाला दे रहा है, तो उसमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं और इसीलिए उसमें ज्वाला देखने को मिलता है। इस तरह से आपको ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज आप लोग थोड़ा बहुत देखे भी होंगे। अब कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण में दिया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो हम लोगों को पता है कि लाखों साल पहले कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ था, जब हुआ था, पुराने वृक्ष थे, फर्न थे, ये चीज जो हो गया भूकंप वगैरह के बाद, ये जो हो गया या ज्वालामुखी हो गया, उसके बाद चट्टानों के नीचे परत में यहाँ पे नीचे जम जाते हैं और लाखों साल यहाँ पे इसका ताप दाब ये सब काम करता है। और उसके बाद ये मृत अवशेष से ही यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वो सब बहुत सारा दाब यहाँ पे क्रिया करते हैं और इस तरह से यहाँ पे नीचे दबकर ये कोयला का रूप ले लेता है। लेकिन ये क्रम में लाखों साल लग जाते हैं और इसी में आपको छिद्रित भाग में कहीं कहीं तेल और गैस भी देखने को मिलता है, उसका रिसाव देखने को मिलता है। और इस तरह से चूंकि यहाँ पे लास्ट में लिखता है कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवों के अंश से बना हुआ है। इस तरह से ये जीवाश्म ईंधन के बारे में दिया गया था। एक लास्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या किसको कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ये चीज भी हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीजन जुटे तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जो यहाँ पे अगर आप
यहाँ पे देखिए ये किसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप देखिए कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में इथेन सब बनता है। चूंकि यहाँ OH है तो ऑल जोड़ते हैं तो इथेनॉल। इथेनॉल को यहाँ पे अगर हीट किया जाए तो ये जो बन रहा है यहाँ पे COOH, अगर आप देखिएगा तो COOH जो होता है वो किसका होता है, तो COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण का गुण देखने को मिलता है। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई चीज ऐड हो रहा है, संकलन करना मतलब जुटना। तो देखिए यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। फिर से वही बात है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है और हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, और इस तरह से संकलन अभिक्रिया हो गया। उसके बाद है प्रतिस्थापन। नाम में ही प्रतिस्थापन यानी किसी को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो जो है इसमें से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पे एल्किल समझ इसको R हम लोग यहाँ पे बोले थे उसके साथ जाके अटैच कर रहा है, और इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। तो इस तरह का जब अभिक्रिया देखने को मिलता है तो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तौर पर हम लोग इसको जानते हैं। और इस तरह आज हम लोग इसका रासायनिक गुणधर्म, नोमेनक्लेचर और उसके महत्वपूर्ण जो भी MCQ बनने लायक यहाँ पे टॉपिक थे उसको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि आपका कार्बन से संबंधित जो मुख्य उत्पाद है या जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, तो उसको भी हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को आप लोग अभी तक अगर देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा, तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।